Allahumma salli ala Rasulihi Kareem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today in this video we are going to discuss respiration. First year FSC chapter 11. Chapter 11 Bioenergetics. Bioenergetics चैप्टर का ये सेकंड पोर्शन है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का प्रोसेस क्यों होगा, तो इसका छोटा सा एक जवाब है, जानदार एनर्जी हासिल करने के लिए रेस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। इससे पहले इस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, जिसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हुए। डार्क रिएक्शन के नतीजे में हमें ग्लूकोज मिली, शुगर मिली G3P की फॉर्म में। उस शुगर को अब एक जानदार खा लेता है। वो इसलिए खाता है ताकि वो फूड जो कि प्लांट बना चुका है शुगर की फॉर्म में, उस फूड से एनर्जी को ले सके। अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक जानदार रेस्पायरेशन का अमल करता है, जिसके नतीजे में वो एनर्जी हासिल कर लेता है। रेस्पायरेशन की दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और एक सेलुलर रेस्पायरेशन। इनमें फ़र्क क्या है, देखते हैं। जी, रेस्पायरेशन की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड एंड रिलीज ऑफ मैक्सिमम यूजेबल एनर्जी विद इन द सेल आर कॉल्ड रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन दो तरह की हैं, दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं रेस्पायरेशन की। एक एक्सटर्नल रेस्पायरेशन की टर्म इस्तेमाल हुआ करती है, दूसरी टर्म इस्तेमाल होती है सेलुलर रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन ये सांस लेने का प्रोसेस है, ब्रीदिंग का प्रोसेस है। जब भी हम रेस्पायरेशन का नाम लेते हैं तो यही जहन में आती है पहली बात कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। तो दरअसल ये रेस्पायरेशन है, लेकिन एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहलाएगा ये प्रोसेस। दूसरी रेस्पायरेशन की जो टर्म है वो है सेलुलर रेस्पायरेशन, यानी कि सेल के लेवल पर रेस्पायरेशन का होना। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स यानी कि ग्लूकोज फूड एंड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये सेलुलर रेस्पायरेशन का, जिसमें ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है और दूसरे जो फूड है उसके अंदर कार्बन चेन मौजूद होती है। तो उसको तोड़ना, जब कार्बन चेन टूटती है तो उससे एनर्जी निकलती है विद इन द सेल के अंदर। तो ये प्रोसेस बन जाएगा सेलुलर रेस्पायरेशन। तो दो टर्म है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन यानी कि ब्रीदिंग का प्रोसेस, और सेलुलर रेस्पायरेशन यानी कि सेल लेवल पर एनर्जी हासिल करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना, फूड को तोड़ना, या फिर कार्बन चेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी ब्रेक डाउन करना। तो सेलुलर रेस्पिरेशन से जब हम आगे चलते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन ये एरोबिक भी हो सकती है और एनएरोबिक भी हो सकती है। यानी कि एक सेल जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन करेगा तो वो एरोबिक कहलाएगी, और अगर वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगा तो वो प्रोसेस कहलाएगा एनएरोबिक। ग्लूकोज इज़ द मोस्ट कॉमन फ्यूल इन द सेल। ग्लूकोज के पास सेल के पास ग्लूकोज है, वो कहाँ से आया? एक इंसान ने, एक जानवर ने पौधों को खाया और पौधों के अंदर फूड मौजूद थी, उसके अंदर ग्लूकोज मौजूद था। वो इंसान के जिस्म में, जानवर के जिस्म में चला गया, अब वो सेल लेवल पर ग्लूकोज पहुंच चुका है। अभी ग्लूकोज इंसान के किसी काम का नहीं, क्योंकि जब तक उससे एनर्जी ना हासिल कर ली जाए तो वो फ़ायदेमंद नहीं होगा वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो एक जानवर, एक इंसान के अंदर जो ग्लूकोज है वो सेल के हवाले कर दिया जाता है ताकि उस ग्लूकोज से एनर्जी को ले लिया जाए, जो कि हमारा मकसूद है, मतलूब है, जो हमें चाहिए। एनर्जी के लिए ही ये सारे जतन किए जा रहे हैं, ये सारे प्रोसेस एनर्जी के लिए हो रहे हैं ताकि
एनर्जी जब आ जाए तो लाइफ मेंटेन रहे, बाकी एक्टिविटीज़ हो सके। तो इट प्रोवाइड एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। मेटाबॉलिज्म है का मतलब ये कि ग्लूकोज जब की ब्रेक डाउन की जाती है तो इससे एनर्जी निकलती है। तो बाज़ औक़ात ग्लूकोज के पास यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, या गैर मौजूदगी में। इसीलिए ये लाइन लिखा हुई इस लाइन में लिखा हुआ कि द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक कहलाएगा, नहीं होगी तो एनारोबिक कहलाएगा। यही इस लाइन का मतलब है। द ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले ग्लूकोज जब टूटता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होता है, तो वो दो मॉलिक्यूल बनते हैं उससे, पायरुविक एसिड के। पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन है एक मॉलिक्यूल के। एक मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड का है उसके अंदर 3 कार्बन है। तो जो ग्लूकोज है उसके अंदर 6 कार्बन है। तो जब 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और हर मॉलिक्यूल के अंदर 3-3 कार्बन होंगे, और वो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल होगा। तो इन शॉर्ट ग्लूकोज जब टूटेगा तो उससे 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। बिफोर एंटरिंग इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंटर हो जाते हैं, फिर मज़ीद आगे प्रोसेस होते हैं, वो नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इट अकर इन द साइटोसोल। ये साइटोसोल में होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये होगा ये सारा प्रोसेस। तो इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूट जाना। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब टूट जाना। दिस रिएक्शन अकर इन द सेल्स। This reaction occur in the cells. Therefore, the biologist said it is an identical reaction. It may have occurred in the first cell formed on the earth. तो बायोलॉजिस्ट का ख्याल है कि जब शुरू में जब ज़िंदगी का आगाज़ हुआ उस वक़्त एनर्जी नहीं थी, तो शायद यही ग्लूकोज वाला को के टूटने का प्रोसेस हुआ हो और उससे फिर एनर्जी बनी हो, और वो ऑर्गेनिजम्स ने इस्तेमाल की, तो एक लाइफ स्टार्ट हो गई ऑर्गेनिजम्स के अंदर। The next step in the cellular respiration are different in different step of cells. The pyruvic acid is processed in 3 ways. जैसे कि अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी ही तय करेगी कि ग्लूकोज को किस फॉर्म में आगे कन्वर्ट किया जाता है, उससे किस तरह एनर्जी ली जाएगी। यहाँ पर 3 प्रोसेस लिखे हुए हैं। सेल के अंदर ये बात तय है कि ग्लूकोज ज़रूर टूटेगा सबसे पहले, चाहे ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस सबसे पहले होगा। उसके बाद जब पायरुविक एसिड बनता है, तो पायरुविक एसिड जो है, या तो उसकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाती है या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाती है। ये दोनों प्रोसेस ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होंगे। जो तीसरा प्रोसेस है आगे, जो यानी कि पायरुविक एसिड तीसरी फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होगा, यानी कि तीसरे प्रोसेस में किस तरह जाएगा, वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एक सेल के पास बहुत सारी ऑक्सीजन मौजूद है तो वो पायरुविक एसिड को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर नहीं धकेलेगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर नहीं धकेलेगा, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है, चेन प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा और एनर्जी हासिल की जाएगी। तो इसीलिए इसको हमने कहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन है ये। द फर्स्ट टू रिएक्शंस अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये भी आगे हमने डिटेल में पढ़ना है। Therefore, these reactions are called anaerobic reaction, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन के होंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि ग्लूकोज टूट चुका है पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड जो है, या तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में आगे मज़ीद फर्दर उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होंगे, या गैर मौजूदगी में होंगे। अगर गैर मौजूदगी में होंगे तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बनेगा या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बनेगा। The complete breakdown of glucose molecule occur only in the presence of oxygen during aerobic respiration. तो ये क्या कहता है कि अगर ऑक्सीजन मौजूद है तब जाकर ग्लूकोज का पूरा मॉलिक्यूल टूटता है, यानी कि ग्लूकोज तो पहले टूट चुका है। तो ये कहना चाह रहा है कि ग्लूकोज जब टूट गया, पायरुविक एसिड बन गया, तो मज़ीद आगे जो पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन होगा और पायरुविक एसिड के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो
कब हम हासिल कर पाएंगे? जब ये सारा रिएक्शन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा। और ये प्रोसेस जो है ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, जिसके नतीजे में जो है क्या होगा, हमें एनर्जी भी मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। इस तरीके से ये इसका इंट्रोडक्शन ये मुकम्मल हो जाता है।